आज है वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन और दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत, लेकिन भारतीय बाजारों में अपने एक्शन भी हैं जबरदस्त। कमजोर शुरुआत के बाद संभलेंगे और फिसलेंगे। रिकवरी आएगी तो कितनी और होगी कितनी टिकाऊ? एक्सपायरी होगी किन लेवल पर? ढेर सारे सवाल जवाब तैयार है। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। चर्चा करेंगे कि आज के बाजार में एक्शन कैसा रहता है एक्सपायरी के दिन। आपको बताएंगे सटीक स्ट्रैटेजी, कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा और ऑफ कोर्स जो बड़ी खबरें आ रही हैं इंक्लूडिंग कुछ ग्लोबल संकेत, उन पर भी अनिल जी से चर्चा करेंगे। सर, ये सारी बातें करते हैं, इससे पहले बता दीजिए आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। अमेरिकी बाजारों से जो ट्रिगर मिले, कल काफ़ी समय बाद अमेरिकी बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार हुआ और 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगकर अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए, 170 अंक नीचे। वो बड़ी चिंता की बात नहीं, लेकिन चिंता की बात है डाउ फ्यूचर्स जो इस वक्त 350 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो अमेरिका के फ्यूचर्स पर अच्छा खासा दबाव है, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अपने 2 एक्शन काफ़ी अहमियत वाले हैं। पहला तो ये है कि AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, दोपहर 11 बजे के आसपास इसकी शुरुआत होगी। तो इसका असर टेलीकॉम सेक्टर और बैंक्स पर पड़ेगा अगर कोई फैसला आता है तो, या अगर खाली अपना पक्ष टेलीकॉम कंपनियां रखती है और उस पर फैसला आगे की डेट के लिए टाला जाता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा है आज की एक्सपायरी। लेकिन स्टॉक्स के लिहाज से 2 ऐसी चीज़ें जिन पर आपको नज़र रखनी है। HDFC AMC का ऑफर फॉर सेल आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वहीं कॉल ब्लॉक ऑक्शन की आज से शुरुआत हो रही है, यानी कि निजी कंपनियां भी कॉल ब्लॉक अब खरीद पाएंगी। वायदा कारोबार की कंपनियों के नतीजों का एक्शन जबरदस्त है। आज एक भी कंपनी का रिजल्ट नहीं है, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद 5 रिजल्ट आए हैं, उन पर बाजार का आज रिएक्शन होगा। तो वायदा कारोबार के वो तमाम स्टॉक्स जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद अपने रिजल्ट दिए, वहां पर आज एक्शन रहने वाला है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो भरपूर एक्शन रहने वाला है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वहां से भी मार्केट के लिए क्यूज आएंगे, कुछ और खबरें आई हैं उन पर भी चर्चा करेंगे अनिल जी। पर जिस तरह हम रोज थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पर या ग्लोबल संकेतों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक बार फिर से वही कर लेते हैं क्योंकि काफी सारा एक्शन आ रहा है और मार्केट्स पर भी वैसे ही मूवमेंट है। डाउ फ्यूचर्स 350 अंक नीचे है। कल ऊपरी स्तरों से डाउ में भी भारी गिरावट हमने देखी। और जो फेड चेयरमैन का बयान है वहां पर अगर मैं एक सवाल सर आपसे पूछ सकूं, वो कह रहे हैं कि देखिए इकोनॉमी खुल रही है, ज्यादा खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है कि डेटा भी अच्छा आ रहा है, पर जब तक कोरोना रहेगा, जब तक कोरोना महामारी रहेगी, तब तक आर्थिक स्थिति संभलने वाली नहीं है। और फेड तो हर कुछ करने को तैयार है, जो भी कदम उठाने चाहिए, बट सरकार को और कदम उठाने चाहिए, वरना जो पिछले 10 साल का अच्छा काम है वो खराब होता हुआ दिखेगा। कैसे देखें सर इस संकेतों को कि फेड चेयरमैन कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति सुधर रही है पर अभी भी हम बाहर नहीं आए हैं प्रॉब्लम से, और अगर महामारी बनी रही तो और परेशानियां बढ़ सकती हैं। बात वही है, वही दिक्कत की बात है। देखिए, आप दवा की जितनी ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब क्लियर कट है कि मरीज की, पेशेंट की हालत उतनी ख़राब है। अगर पेशेंट ठीक ठाक सा है तो आप जनरल वार्ड में रखेंगे, रूम में रखेंगे, और अगर ICU में या ICCU में रख रहे हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि सिचुएशन क्रिटिकल है। अब और दूसरा ये कि अगर आप पेशेंट को डोज देते जाते हैं, दवा देते जाते हैं, उसके बावजूद आपको लगता है नहीं और देने की ज़रूरत है, नहीं और देने की ज़रूरत है, इसका मतलब ये है कि या तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, या फिर पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर बड़े डोज देने की ज़रूरत है और लंबे समय तक देने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली वही हो रहा है। डॉक्टर जेरेम पावेल अमेरिका के इकोनॉमी नाम के जो पेशेंट है उस पर यही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लगातार आप $145 बिलियन हर महीने खरीद रहे हैं। आपने पैसा डालने का सोचा है कि हम बॉन्ड बाइंग करते रहेंगे, ETFs खरीदते रहेंगे। अब आपने ये कह दिया कि हम डायरेक्टली बॉन्ड्स भी खरीदेंगे, तो लोगों को लगा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद अगर फेड चेयरमैन ये कहते हैं कि नहीं नहीं अभी और कदम उठाने पड़ेंगे, तो भाई कितने? मतलब कोई लिमिट तो है ना। आप ठीक है, आप अमेरिका हैं, आपकी ताकत है, डॉलर प्रिंट कर सकते हैं, लिक्विडिटी दे सकते हैं। काश सारे देश ऐसा कर पाते हैं, उनके पास वो ताकत नहीं है, उनकी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। आपकी है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन किस लेवल तक? इसका मतलब क्लियर कट है कि जो इकोनॉमी की रिकवरी के संकेत या फिर जो दिक्कतें हैं दीप, वो बहुत जल्दी में ख़त्म होने वाली नहीं है। ये खुद फेड चेयरमैन के बयानों से समझ में आ रहा है। अब बाजारों का रिएक्शन और फेड चेयरमैन का बयान और उनका इकोनॉमी पर असेसमेंट, दोनों चीज़ें अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि बाजार इकोनॉमी के साथ या डे टू डे बेसिस पर, मिनट टू मिनट बेसिस पर इकोनॉमी की सिचुएशन पर ट्रेड करे, ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, मीन रिवर्सन होता है, यानी कि लंबे समय में इकोनॉमी की सिचुएशन और बाजार का ट्रेंड दोनों एक साथ चलते हुए जरूर आपको दिखेंगे। फर्क इतना ही है, बाजारों का रिएक्शन इकोनॉमी से पहले होता है। तो इकोनॉमी अगर
आगे चलते हुए अच्छी हो रही तो बाजार पहले ही रिएक्शन देंगे, इकोनॉमी अगर आगे चलते हुए खराब हो रही तो बाजार पहले रिएक्शन देंगे। तो इस वक्त बाजारों का रिएक्शन है वो ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पे। आप इसमें एक चीज़ और देखिए, कल अमेरिकी बाजारों में हमने 170 पॉइंट की गिरावट देखी, लेकिन कम अमेरिकी बाजारों में मुश्किल से 300-400 पॉइंट की रेंज में अमेरिकी बाजारों ने ट्रेड किया। तो कल पहली बार कई दिनों बाद एक तो ये कि वॉलेटिलिटी कम हुई है, जो एक अच्छा संकेत है कि कम से कम उतार चढ़ाव कम हो रहा है। दूसरी अच्छी बात यह है कि बुरी खबरों पर रिएक्शन कम है। जिस तरह से फेड चेयरमैन ने कहा, अगर आप बाजार को हटाकर देखें तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि फेड चेयरमैन को तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि अभी तक जो किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी और करने की जरूरत है। तो उससे तो बाजारों को निराश होना चाहिए, लेकिन निराशा ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। हाँ, डाउ फ्यूचर्स अभी खराब हो रहे हैं, लेकिन कौन जाने शाम तक क्या हो क्या नहीं हो। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि इसमें कुछ भी ऐसी नई बात नहीं है, एक्सेप्ट ये कि और ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसको आपको नेगेटिव लेना है तो आप ले लीजिए कि पेशेंट ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा तकलीफ में, वेंटिलेटर पे, और दीजिए दवा। दूसरी तरफ से पॉजिटिव लेना है मार्केट के लिहाज से तो ये ले लीजिए कि अरे वाह, और पैसा डालेंगे फेड और मदद करेंगे तो बाजारों को तो चलना ही है। बाजार इसी वजह से चल रहे हैं कि फेड का पैसा आ रहा है एसेट्स में, फेड पैसा डाल रहा है, लिक्विडिटी दे रहा है, तो पैसा तो खाली इक्विटी में बनना है क्योंकि डेट तो जीरो पर है, वहाँ पर कितना बना लेंगे आप। तो सिंपल है, आपको हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास हाफ, या वो ग्लास फुल या ग्लास हाफ देखना है, भरी हुई है खाली है वो देखना है। तो इस वक्त बाजारों का मूड गिलास आधी भरी हुई है ये देखना है, और उस लिहाज से जो कुछ भी कमजोरी हो रही है उसमें मौका खरीदारी का बनेगा। तो 3 दिनों की तेजी के बाद एक किसी करेक्शन की जो जरूरत थी वो करेक्शन फेड के बयान से ट्रिगर हुआ है, इतना ही। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा नया, बहुत बड़ा नेगेटिव या बहुत बड़ा पॉजिटिव हो ऐसा मुझे नहीं दिखता। दीप, बिल्कुल, तो दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको बाजार में मिलने वाले हैं जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं, पर अच्छी खबरों पर ज्यादा रिएक्शन आ रहा है, बुरी खबरों पर कम रिएक्शन आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वैसे भी रोज अनिल जी आपको बताते हैं कि बाजार में स्ट्रैटेजी कैसे लेनी चाहिए जिस भी तरह की ओपनिंग हो, और आज भी उसी बात पर चर्चा करेंगे। पर सर, आज के सेटअप से पहले एक और बात जो कल मार्केट्स बंद होने के बाद, बल्कि कल शाम को आई, और आपने कल के शो में भी इसके बारे में बात करी थी कि अब जो चाइनीज प्रोडक्ट्स या चाइनीज इंपोर्ट्स पर थोड़ी निर्भरता है उसे कम करने का समय आ गया है। जितने डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकें उतना अच्छा है। और सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है कि अब आगे जाकर बीएसएनएल के अपग्रेडेशन के लिए, उनके काम के लिए जितनी भी बिडिंग होगी उसमें चाइनीज कंपनीज को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। इसके साथ साथ ट्रेडर्स बॉडी केट, उन्होंने भी कहा है कि 500 चाइनीज प्रोडक्ट्स का वो बॉयकॉट करेंगे, और उसकी लिस्ट भी उन्होंने रिलीज करी है। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट्स को कि कहीं ना कहीं अब एफर्ट लगाया जा रहा है कि वो जो डिपेंडेंस है या वो पार्टिसिपेशन है वो कम करना चाहिए? चीन भारत से जुड़े हुए 2-3 मुद्दे हैं जो आज के लिए हमारे लिए बेहद अहम है। पहले तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता हमें मिलना, ये वाकई में इस तरह के माहौल में एक अचीवमेंट है भारत के लिए, जो हमने हासिल किया और अच्छे खासे वोट्स के साथ हासिल किया। मेरे ख्याल से 193 में से 184 वोट मिलना या 194 में से 183 वोट मिला है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी कामयाबी है कूटनीतिक स्तर पर जो हमें वो मिला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो अच्छी बात है वो ये कि चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसमें कल कहीं किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, न हमारी तरफ से न उनकी तरफ से। कल का दिन शांति से निकल गया, कोई खास बात हुई नहीं। बातचीत हुई, अगले हफ्ते फिर से होगी दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच में, तो वो भी एक ठीक है। और अभी खबरें कम आ रही है, थोड़ा तनाव कम होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात जो है वो ये कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि फ्रेश ऑर्डर्स एमटीएनएल, बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनियां इशू नहीं करेंगी, स्वागत योग्य कदम है। और आप देख भी रहे हैं ट्विटर पे 2 दिन से यही बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट, हमने भी बात की कि जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। मेरा पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि देखिए, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो तुरंत बैन लगा दे, सरकार चाहे तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दे तुरंत चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर, ये कर दे वो कर दे। वो बात ठीक है, सरकार जो चाहे कर सकती है और सरकार को जो करना चाहिए शायद वो करेंगे भी। लेकिन इस वक्त एक चीज़ हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है, क्या हम हर चीज़ के लिए सरकार के भरोसे ही रहे? हम क्या कर सकते हैं? आप और मैं और हमारे दर्शक क्या कर सकते हैं? कम से कम हम वो तो करें। हम दूसरों को तो कह सकते हैं कि दीप आप ये कर दो, दीप आप वो कर दो, लेकिन अगर मैं कुछ ना करूं तो फिर उसका क्या फ़ायदा? तो मेरा पॉइंट सिंपल है, हमें सरकार से उम्मीदें रखने में कोई गलत नहीं है,
रखनी चाहिए कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हमारे अपने अपने मत हो सकते हैं, अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमारी अपनी राय अपने बारे में क्या है? हम कितने चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करने को तैयार हैं, कितने हम हिंदुस्तानी महंगे प्रोडक्ट लेने को तैयार हैं, कितना हम चाइनीज़ ऐप्स को डी इंस्टॉल करने को तैयार हैं, अनइंस्टॉल करने को तैयार हैं, कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम फ्रेश कभी भी मेड इन चाइना नहीं खरीदेंगे। ये संकल्प हमें तो पहले लेना है, पहले हम लें। दूसरी बात, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर बैठकर मेरे लिए बोलना या एक आम दर्शक के तौर पर आपके लिए मेरे लिए राय देना बहुत आसान काम है। लेकिन अगर आप जब सरकार चला रहे हों तो ये फैसले इतने आसान होते नहीं हैं, इनके कूटनीतिक परिणाम होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है सही समय पर सरकार कदम उठाएगी भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज मामला गर्म हुआ आज ही सब कुछ ब्लैंकेट बैन कर दे। इससे तनाव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं किसी से डरते हैं। हमारी सेनाएं मजबूत है, हमारा देश मजबूत है, देशवासी मजबूत है, हम हर सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ताकत है हमारे पास, कहीं कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि लड़ना ही लड़ना है, लड़ना ज़रूरी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर सरकार को चुपचाप धीमे धीमे जिस तरीके से काम करना चाहिए वो करते रहना चाहिए। कोई शोर शराबा बताने की ज़रूरत नहीं कि देखिए कई बार ये होता है कि लोगों की भावनाएं उफान पर हैं, सबके लिए 2 दिन 3 दिन से ये लग रहा है कि हम ये कर दें वो कर दें, लेकिन पॉइंट ये है, इसका मतलब ये कि आप में हम सब सीमा पर जाकर लड़ सकते हैं, वो नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार तुरंत में 50 चीज़ों पर बैन कर दे। धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, हर चीज़ का वक्त होता है, सही वक्त पर सही चीज़ की जाए। गुस्से में, जोश में अगर कोई भी चीज़ आप करेंगे उसका परिणाम उतना अच्छा शायद ना हो जितना आप शांति से सोच समझ कर करें। तो मेरा ये समझना है धीमे धीमे हमें उस तरफ बढ़ना है जहाँ पर हम आराम से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें सिस्टम से बाहर करें, उनका सब्स्टिट्यूट करें, इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दें। और हमारे एंटरप्रेन्योर्स की भी इस वक्त जिम्मेदारी है। देखिए ये जिम्मेदारी सिर्फ देशवासियों की नहीं है, जो बिजनेसमैन हैं जो चाइना के सब्स्टिट्यूट इंडिया को देना चाहते हैं उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है कि सपोज़ आप चाइना से महंगे स्टॉक बेच रहे हैं इस वक्त, लेकिन लोग आपका स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीदना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए खरीदना चाहते हैं कि आपका इंडियन प्रोडक्ट है। तो क्या आप 3 महीने 6 महीने ना कमाए? ऐसा नहीं चल सकता। ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों को ये लगे कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट के बजाय कोई इंडियन प्रोडक्ट खरीदें तो हमें बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, या अगर उनका प्रॉफिट मार्जिन निकाल दे तो हमें सेम प्राइस पर मिल रहा है। तो भी लोगों की एक बार आदत पड़ जाएगी, उसके बाद ठीक है 3 महीने 6 महीने बाद आप अपना हल्का फुल्का जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो लेना शुरू कर दीजिए। तो ये जिम्मेदारी बिजनेसमैन की भी है कि सस्ते प्रोडक्ट मुहैया कराने की कोशिश करें, कुछ समय के लिए प्रॉफिट ना बनाएं या बहुत रीजनेबल थिन मार्जिन पर काम करें, जिससे लोगों में ये भावनाएं पैदा हो कि नहीं चलिए ठीक है 5% 10% महंगा लेने में दिक्कत नहीं है, 50% महंगा में थोड़ा सा दिल दुखता है, लेकिन ठीक है देश के लिए मेरी भावना है तो मैं खरीदूंगा। तो ये एक मिक्स बैलेंस होना चाहिए। मेरा पॉइंट सिंपल है कि हम जो कर सकते हैं हम जरूर करें, सरकार को जो करना है वो उनका लुकआउट है, वो करेंगी, जब करेंगी तब करेंगी, जैसे करेंगी वैसे करेंगे। उस कुर्सी पर बैठकर फैसले लेना बहुत मुश्किल होता है। देश दुनिया की राजनीति पर नज़र रखनी पड़ती है, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा, क्या चीज़ करने से तनाव बढ़ेगा, क्या चीज़ करने से तनाव घटेगा। लड़ाई हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, कई चीज़ें बातें करके सुलझाना होता है, कई चीज़ों में आंख दिखानी होती है, कई चीज़ों में हाथ मिलाना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम आप बहस न करें तो बेहतर है। ये सरकार का काम सरकार पे छोड़ दे। आप हम जो कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और मैंने कल भी यही कहा कि मैं इसलिए वो मुहिम नहीं छेड़ रहा, कैंपेन नहीं कर रहा कि आप सब चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करो। मैं कह रहा हूँ, लेकिन पहले मैं अपने आप से शुरुआत करना चाहता हूँ कि मैं कितना कर सकता हूँ। क्या मैं 100% चाइनीज़ प्रोडक्ट के बहिष्कार की सिचुएशन में आ गया हूँ? हाँ, ये कह सकता हूँ कि फ्यूचर में नहीं खरीदूंगा, जानते हुए अनजाने में कभी कोई आ गया तो, या फिर अगर मेरे पास में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं किस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं, ये हमें करना है और हम करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, आप भी करिए, जितना आप कर सकते हैं, जितना जल्दी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं करना चाहिए। बाकी काम देश में जो होने वो ज़रूर होंगे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी बहुत सही बात करी कि जितना आप पर्सनल कैपेसिटी में कर सकते हैं पहले वहां से तो शुरू करिए, फिर आगे जाके इस पर मोमेंटम आएगा। बट सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला है, देखते हैं कि आज उसका इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स या स्टॉक्स पर कैसा होगा। पर आज के सेटअप की बात करें सर, तो कल की वॉलेटिलिटी के बाद ग्लोबल क्यूज तो नेगेटिव लग रहे हैं, बाकी संकेत आप कैसे देख रहे हैं आज के? बाकी संकेत दीप है ना, सारे न्यूट्रल है। ग्लोबल नेगेटिव और उसके अलावा एफआई न्यूट्रल, घरेलू फंड न्यूट्रल,
वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड न्यूट्रल, सिंपल, एकदम न्यूट्रल। और इसके अलावा जो रेंज है वो मैं आपको दे दूं, 9725, 9750 ये डे सपोर्ट जोन है जिस पर आपको फोकस करना है। और इस रेंज में आता तो एक मौका आपको खरीदारी का सोचना चाहिए मूड माहौल को देखते हुए। अगर अभी जो डाउ फ्यूचर्स है कि भाई 300 सवा 300 पॉइंट नीचे 9725 के आसपास आपको मिलता है तो एक मौका खरीदारी का बनता है दीप। लेकिन अगर किसी वजह से एक्सपायरी है या डाउ फ्यूचर्स गिर जाए या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो AGR इशू पर आना है वो बाजार की उम्मीद के मुताबिक ना होकर खराब हो तो 9550 9600 तक नीचे की रेंज खुलती है। वैसे मुझे संभावना कम लगती है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन अगर पहुँचे तो फिर डेफिनेटली वो एक बड़ा सपोर्ट जोन होगा। ऊपरी स्तर पर 9975, 10050 ये आज के लिए सेल जोन है। वैसे संभावना कम है कि हम इस लेवल को पार करें, इस रेंज को पार करें, लेकिन गलती से अगर इस रेंज के बाहर निकले तो 10125, 10175 ब्लाइंड सेल जोन है। ब्लाइंड सेल जोन मतलब आंख बंद करके बेचने का। अगर कोर्ट का फैसला बाजार को बहुत पसंद आता है और उसके बाद बाजार मजबूती से आगे बढ़ते हैं तो फिर मुझे लगता है अगर गलती से 10125, 10175 पहुंच जाए, गलती से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संभावना मुझे कम दिखती है, लेकिन अगर पहुंच जाए तो वहां डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी आपको करनी चाहिए और बिक वाली भी। ये आपके लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी में आइए 19,900, 20,000 ये पहली सपोर्ट रेंज है, शायद उसके आसपास हम शुरुआत करें। अगर उसके नीचे फिसले तो 19,500, 19,750 मजबूत सपोर्ट होगा। अभी तक हमने इस करेक्शन में इस लेवल को होल्ड किया है। असली कमजोरी और या यूं कहें कि नई कमजोरी आपकी तभी खुलेगी जब आप 19,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। ऊपरी स्तरों पर 20,450, 20,650 ये सप्लाई जोन है दिन के लिए। अगर किसी वजह से इसे पार करें, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैंक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाए AGR वाले मामले में तो 20,750, 20,950 तक की जगह ऊपर के लिए आपके लिए बनेगी। वो स्ट्रॉन्ग सेल जोन है जहां बिकवाली भी करनी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। पुट कॉल रेशियो 1.23 बैलेंस्ड है। विक्स 3336 बैलेंस है। दीप बिल्कुल, पुट कॉल रेशियो बैलेंस है, विक्स बैलेंस्ड है। देखते हैं कि आज ऑफ कोर्स एक्सपायरी है और कुछ अहम इवेंट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट मूवमेंट आ सकता है, बट वैसे रेंज आपको बता दी गई है जहां पर बाजार ट्रेड करना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए सर? एक्सपायरी रिलेटेड कुछ वॉलेटिलिटी भी आ सकती है आज तो? सेम है दीप, कल और आज के लेवल्स में बहुत ज़्यादा फर्क आया नहीं है मेरे लिए। 9,700 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, 9,800 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है, कल भी यही था। बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस और क्लोजिंग स्टॉप लॉस कल भी 19,900 था तेजी की पोजीशन पे, आज भी 19,900 है दोनों ही। अगर इसके नीचे बंद हो या दिन के दौरान जाए तो आप निकल जाइए। मैं दो स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग का इसलिए बताता हूँ, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पोजीशन अपनी इंट्राडे रखते हैं, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपनी क्लोजिंग पोजीशन रखने हैं। तो जिनको रोल ओवर करना है या लंबे समय के लिए क्लोजिंग पोजीशन रखनी है उनको क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और बाकी उसको इस तरीके से आप रखेंगे इंट्राडे के हिसाब से। अब आइए शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में सिंपल दीप ऐसा है कि 10,050 ये शॉर्ट पोजीशन पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है निफ्टी में तो इंट्राडे भी यही रहेगा और पोजिशनल भी यही रहेगा। बैंक निफ्टी पे 20,550 ये आपका इंट्राडे और पोजिशनल दोनों ही तरह से स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट पोजीशन में। जी बिल्कुल, तो ये तो रही जहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशन का सवाल है और ट्रेड वहां पर कैसे करना चाहिए। नई पोजीशन सर आज कैसे बनाएंगे? नई पोजीशन में दीप सिंपल चीज ये है कि आप खरीदें निफ्टी को 9,725, 9,750 की रेंज में। यहाँ पर आए तो एक चांस लेना चाहिए। 9,650, 9,675 का स्टॉप लॉस लगाइए। 9,850, 9,900, 9,950 और 10,000 तक के टारगेट के लिए आपको फिर से खरीदारी करनी चाहिए। ये है आपके लिए नई पोजीशन बनाने का तरीका। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 9,975, 10,050 की रेंज में शॉर्ट करें। 10,200 आपका स्टॉप लॉस होगा। 9,900, 9,850 ये आपके लिए टारगेट होने चाहिए नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी यहाँ पर आइए 10,950, 10,000 माफ कीजिएगा 19,500, 19,750 ये वो रेंज है जहाँ पर बिकवाली खरीदारी करनी चाहिए। ये परफेक्ट रेंज है। देखिए पहले हम खुलेंगे 19,900, 20,000 के आसपास। अब 19,900, 20,000 पर खुल के क्या वहीं पर खरीदारी करनी है? वहाँ मैं थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मूड में रहूंगा कि क्या वहाँ लेना चाहिए, थोड़ा रुक कर मैं 19,500 देखो 19,500, 19,550 तो मेरे लिए परफेक्ट रेंज है, वहाँ तो खरीदूंगा ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 19,750 पे थोड़ा सोचेंगे,
19,900 20,000 की रेंज पे खुलेंगे, वहाँ मार्केट का मूड माहौल और डाउ फ्यूचर्स देखेंगे, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे और सरक रहे हैं, अब 370 नीचे हो गए, तो फिर हमें उस समय 9.15 पर क्या 9.8 पर क्या सिचुएशन होती है वो देखनी जरूरी होगी। तो फिलहाल 19,500 सबसे बेस्ट बाय जोन, बाय लेवल है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहाँ पहुंचे, तो उस हिसाब से आपको 19,750 से मूड बनाना शुरू करना है कि भाई चलिए हमें खरीदना है। 19,400 स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स मैंने आज 5-6 दे दिए हैं बहुत सारे, क्योंकि बैंक निफ्टी में है ना 20,000 से 20,500 650 के बीच में दीप इतने टारगेट निकल कर आ रहे हैं, इतने लेवल निकल के आ रहे हैं कि आप क्या बताऊं मैं आपको। तो 19,950, 20,200, 20,300, 20,450, 20,525 और 20,625 ये टारगेट है, जहां पर हर 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट पर बैंक निफ्टी के लिए ऊपर लेवल्स आ रहे हैं और अच्छे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अब ये किस लेवल से घूमेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो लगता है वो ज़्यादा संभावना है कि 20,425, 20,625 इस रेंज में कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग वहाँ टॉप बनाना चाहिए बैंक निफ्टी को। और जो लोग बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं 20,450, 20,650 की रेंज में शॉर्ट करिए, बिल्कुल करिए। 20,750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे की तरफ 20,300, 20,200 और 20,000 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। और एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये कि खरीदारी की तरफ मैं लेवल बड़े दे रहा हूँ, बिकवाली की तरफ लेवल थोड़े मैं कम दे रहा हूँ। तो करेक्शन में नीचे में आपको खरीदारी का मौका ढूंढना है, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, और जैसे अनिल जी आपको लगातार बताते जा रहे हैं, दोनों तरफ के ट्रेड्स होंगे और जिस तरह का ट्रेड हो रहा है, ओपनिंग हो रही है, उसके विपरीत अगर आप डायरेक्शन चूज करें तो थोड़ा मुनाफे में आ सकते हैं। तो नजर रखते हैं किस तरह की स्टार्ट होती है, फिर आप कैसे ट्रेड्स बना सकते हैं। सर, एफएनओ बैंड में 4 स्टॉक्स ऑलरेडी थे और एक और नई एंट्री भी हुई है। हाँ, एस्कॉर्ट्स एंटर हुआ है और बाकी 4 बैंड में, तो अब वो थोड़े स्टॉक्स बैंड में आना जाना शुरू कर रहे हैं, एक्शन थोड़ा सा वहाँ बढ़ रहा है। ये है दीप, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। और सर फिर थोड़े संकेतों की बात करें, वैसे तो आपने आज एफआईएस, डीआईएस और एफएनओ तीनों ही न्यूट्रल रखे हैं, बट इतने दिनों के नेगेटिव एफआई एक्शन के बाद एफआईएस एटलीस्ट नेगेटिव से न्यूट्रल आ गए, क्या इससे थोड़ी अच्छी खबर लेनी चाहिए या फिर एक्सपायरी का दिन है इसलिए शायद थोड़ी पोजीशंस उन्होंने वैसे एडजस्ट करी हैं? ना ना ना, एक दिन के एक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ नहीं कि मतलब कल उन्होंने 400, अच्छा फिर भी बेचे तो है ना दीप, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बेचे हैं, थोड़ा हाथ रोका है, कम बेचे हैं 487 करोड़, 487 करोड़ की बिकवाली कैश में। हाँ, वायदा कारोबार में थोड़ी सी उन्होंने खरीदारी की है, 266 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, ओपन इंटरेस्ट थोड़ा घटा है, हल्की शॉर्ट कवरिंग की है एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में। स्टॉक्स में 552 करोड़ की खरीदारी की है, तो स्टॉक स्पेसिफिक आप कैश और वायदा कारोबार मिला के देखेंगे तो जीरो टाइप्स है। और 266 करोड़ के अगर इंडेक्स खरीदते हैं, शॉर्ट कवरिंग करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है भाई। आप बेचने आते हो तब तो 2-2 हज़ार करोड़ के बेचते हो, और 200 करोड़ खरीद के हमें बहलाने की कोशिश कर रहे हो या मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि हमने खरीदा है, तो हम ऐसे मानने वाले हैं नहीं। दम है तो 2-2 हज़ार करोड़ के 2-4 दिन खरीद के दिखाओ, तब हम मानेंगे हाँ भाई एफआईएस फिर से खरीदारी की तरफ लौट रहे हैं। तो एफआईएस की खरीदारी से हम उत्साहित नहीं है, हम न्यूट्रल मानेंगे आपको, और घरेलू फंड को भी न्यूट्रल मानेंगे। और इसलिए मानेंगे दीप कि 168 करोड़ की कैश में खरीदारी की, जो आंकड़ा छोटा है। जी दीप, बिल्कुल। तो ये तो रहे जहां तक फंड फ्लोज के संकेत हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं आज। सर किस तरह का एक्शन देख रहे हैं? एक्सपायरी भी है। वायदा कारोबार के एक्शन में देखिए दीप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10,000 ही है ना। तो 10,000 के लेवल पर 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जो आज वीकली सीरीज का है, 24 लाख का मंथली सीरीज का, 24 लाख को छोड़ दो, आज वीकली की बात करते हैं, मंथली की बात आज करने का कोई खास मतलब नहीं। तो 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट जो कॉल्स में है, ये जब तक आप पार नहीं करेंगे मजा नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 5 दिन हो गए दीप 10,000 के दर्शन नहीं किए क्लोजिंग बेसिस पर। कल 10,003, एक बार खाली स्क्रीन पे जो सौभाग्यशाली लोग थे, कुछ सेकंड्स के लिए वो 10,000 दिखा 5 डिजिट में, जो दर्शन कर पाए, नहीं तो वापस चला गया। परसों 10,046 का हाई बनाया था, थोड़ी देर के लिए रहा, आधा घंटा आपने देख लिया, कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो भी चला गया। तो 10,000 के ऊपर आप टिक नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, पहली चीज़। 5 दिन से लगातार 10,000 के नीचे बंद हो रहे हैं। तो आपको अगर ताकत का अंदाजा लगाना है तो पहला सवाल, आपको 10,000 पार करके टिकना जरूरी है। अगर आप उसके पार करके नहीं टिक रहे हैं तो आप तेजी में नहीं है। पॉइंट नंबर 1, क्लोजिंग बेसिस पर 10,200 के ऊपर पार होकर बंद होंगे, फ्रेश खरीदारी, बढ़िया तेजी बनेगी, वहां से कम 250 पॉइंट की। 9,800 इसके नीचे अगर बंद हो, देखिए 9,725 आप पिछले 2-3 दिनों से लगातार टेस्ट कर रहे हैं,
कल नहीं किया, कल 9,833 था, उसके पहले 2 दिन 9,725 हमने टेस्ट किया, लेकिन 9,725 मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 9,800 के नीचे की क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग बेसिस पर हम 5 दिनों से 10,000 के नीचे बंद हो रहे हैं, लेकिन 9,800 के नीचे बंद हुए नहीं है दीप। तो 9,800 के नीचे बंद होने के बाद आपके लिए 250 पॉइंट की नीचे की जगह खुल जाती है, यानी 9,550 के आसपास। तो 9,800 10,200 क्लोजिंग बेसिस पे आपकी रेंज है। अब आइए सिर्फ एक्सपायरी के लिहाज से, एक्सपायरी के लिहाज से 9,700 10,000 ये आपकी 300 पॉइंट की रेंज है। 9,700 के नीचे फ्रेश कमजोरी, 10,000 के ऊपर फ्रेश मजबूती, ये आपको ट्रेड आज देखना है। तो पहली चीज 10,000 के लेवल पर मैंने बता दिया, कॉल ऑप्शन में 32 लाख शेयर हैं। अब आइए आप नीचे सपोर्ट कहाँ है, 9,700 इसलिए सपोर्ट है, 22 लाख शेयर वहां पर ओपन इंटरेस्ट में है पुट में, और 19 लाख शेयर 9,800 के पुट में। तो 9,700 9,800 के बीच में बाजार सपोर्ट लेना चाहिए। तो जहां इस वक्त आपको एसजीएक्स दिख रहा है ना 9,780, और मुझे लगता है अगर वहां से थोड़ा और नीचे आ जाए 9,750 9,725, एक्चुअली 9,800 के नीचे से आपको है ना खरीदने का मन बनाना शुरू करना चाहिए, लेकिन 9,725 9,750 आए तो लेना चाहिए, और जितना जल्दी आए उतना बढ़िया है लेने के लिए। अगर खुलते तुरंत आ जाए, बहुत गैप मिले नीचे तो खरीदना चाहिए, और कम गैप मिले तो फिर थोड़ा इंतजार करेंगे। दूसरी बात, हो सकता है सेकंड हाफ में बाजार आपको रिवर्स करने की कोशिश करे, मूड माहौल जो इस वक्त कमजोरी का दिख रहा है वो हो सकता है थोड़ा रिकवर होने की कोशिश करे। तो बहुत ज़्यादा मंदी में नहीं रहना, तेजी में रहने के आपके पास बहुत ज़्यादा कारण है नहीं। खबरें हैं, सुप्रीम कोर्ट, चीन का तनाव, डाउ फ्यूचर्स, वो आपको बड़ी तेजी करने नहीं देंगे, तो ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी, और ऊपर से एक्सपायरी और है। तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, वही वाला फॉर्मूला है, पोजीशन कम रखें, स्टिक स्टॉप लॉस रखें, मुनाफा तुरंत लें, कॉन्ट्रा ट्रेड करें, सारे के सारे वो सब काम करने आपको जो बड़े मुश्किल है एक ट्रेडर के लिए आम दिनों में। तो ये खास दिन है, ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच में सावधानी के साथ ट्रेड करें। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए। देखते हैं कि कैसा एक्शन आज रहेगा, बट इंटरेस्टिंग मूवमेंट आना चाहिए बाजारों में। चलिए फिर हमारी रिसर्च टीम के साथ भी जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स पर फोकस है, खबरों के दम पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। मानसी, कुशल, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ नतीजों वाले स्टॉक्स बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत आज आने वाले नतीजों से ही करते। कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां जिसके नंबर्स आएंगे, थर्मैक्स, जीएसएफसी, गुजरात एल्कलीज, रानी मुद्रास, केयर रेटिंग्स, ये तमाम कंपनियों के नंबर्स आज आने हैं। इसके अलावा ट्रिगर्स में कमर्शियल कोल माइनिंग ब्लॉक के लिए पहली बार नीलामी होने जा रही है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है लॉन्चिंग इवेंट होगा, और इस इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे। साथ ही एचडीएफसी एएमसी का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। नॉन रिटेल हिस्सा 1.35 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, और इसकी फ्लोर प्राइस 2,362 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। कल बाजार बंद होने के बाद जो अहम नतीजे आए, सबसे पहले कमिंस इंडिया, नतीजे कमजोर रहे हैं। इनकी आय में करीब 21% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं कामकाजी मुनाफा 61% गिरता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए आधे होते हुए दिखे हैं, 12% से 6.3% पर जाते हुए दिखे हैं, और मुनाफे के फ्रंट पर भी 16% की गिरावट ही देखने को मिली है। खासतौर से इनके रॉ मटेरियल और साथ ही एम्प्लॉय कॉस्ट में जो बढ़त देखने को मिली, इसका असर मार्जिन पर पड़ा है, और साथ ही अदर इनकम, अन्य आय जो बढ़ती हुई दिखी, इसकी वजह से मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। आरईसी लिमिटेड कंपनी के नतीजे कमजोर रहे हैं। इनके मुनाफे का आंकड़ा आप देखिए 65% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 1256 करोड़ से 435 करोड़ पर जा पहुंचा है। वहीं ट्रांजैक्शन एक्सचेंज लॉस भी कंपनी ने 1,333 करोड़ का बुक किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम यहां पर 2,390 करोड़ से 2,813 करोड़ पर जाती हुई दिखी है, जो कि 17% की बढ़त देखने को मिल रही है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कमजोर नतीजे हैं। कंपनी की आय करीब 5.7% गिरती हुई दिखी है। मार्जिन 17% से करीब 20%। मार्जिन के यहाँ थोड़ा सा सहारा जरूर मिला है, लेकिन मुनाफा 34% गिरता हुआ दिखा है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें, 4% से नेगेटिव 4.2% पर जाते हुए दिखे हैं। मुथूट फाइनेंस के नतीजे भी कल बाजार बंद होने के बाद आए, नतीजे अच्छे रहे हैं। यहां पर कंपनी का मुनाफा आप देखिए करीब 60% बढ़ता हुआ दिखा है। 512 करोड़ से ये 815 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। ग्रॉस एनपीए 2.5% से 2.16% पर जाते दिखे, जबकि अनुमान 2.5% का था। और नेट इंटरेस्ट इनकम 24% का इजाफा 1,270 करोड़ से 1,580 करोड़ पर यह जाती हुई दिखी है।
आईजीएल नंबर्स मार्जिन के लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन मुनाफा और साथ ही बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। बिक्री करीब 6.7% गिरी है। मार्जिन अगर आप देखें 23.5% से 24.3% पर जाते दिखे हैं और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर करीब 10%, 10.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। और कैश स्पेस की कंपनी जेके सीमेंट के नतीजे भी आए, नतीजे अच्छे रहे हैं। यहां पर कंपनी की बिक्री गिरी जरूर है, लेकिन कामकाजी मुनाफा और मार्जिन बढ़ते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा करीब 22% बढ़े हैं, वहीं मार्जिन 18.3% से 22.8% पर जाते दिखे और कंपनी का मुनाफा करीब 18% तक बढ़ता हुआ दिखा। 136 करोड़ से ये 160 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। बिल्कुल, तो शानदार प्रदर्शन रहा है जहां तक जेके सीमेंट का सवाल है और कई सारे वायदा करो कबार के भी नतीजे हैं। पर कुछ और कैश स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे नतीजों के दम पर। कुशल के पास लिस्ट। गुड मॉर्निंग कुशल। गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे पास 8 कैश सेगमेंट से स्टॉक्स हैं, जिसमें पहला है एफडीसी। यहाँ पर नंबर्स जो है वो मिले जुले कह सकते हैं आप, क्योंकि मुनाफा तो 59% बढ़ा है, 35 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ हुआ है, पर मार्जिन अगर आप देखें तो वो लगभग आधी होती हुई नजर आई है। 15.9% से गिरकर 8.7% हो गई है। साथ ही फोर्टिस हेल्थकेयर की तरफ भी नजर डालें तो यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर साइड पर दिखे। इनफैक्ट मुनाफे से घाटे में कंपनी आ गई। 151 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल और इस बार 41 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। पर ऑन द फ्लिप साइड मार्जिन देखें तो 9.7% से बढ़कर 11.3% हुई है। बट ओवरऑल नंबर्स जो है खराब साइड पर दिख रहे हैं। साथ ही एचईजी यहाँ पर तो नंबर्स बेहद खराब है। इनफैक्ट मुनाफे से यहाँ पर भी मुनाफा 482 करोड़ का था पिछले साल, उसके मुकाबले 377 करोड़ रुपए का घाटा है कंपनी ने। और सेल्स आप देखिए 72% डिक्लाइन होती हुई नजर आई है। साथ साथ अगर आप मंगलम सीमेंट पर देखें तो यहाँ पर नंबर्स ओवरऑल काफी अच्छे साइड्स पर रहे हैं तमाम पैरामीटर्स पर। इनफैक्ट अगर आप इनका मुनाफा की तरफ नजर डालें तो 1.7 करोड़ से बढ़कर 15.5 करोड़, यानी कि लगभग 9 गुना का इजाफा इनके मुनाफे में देखने को मिला। और मार्जिन भी ऑलमोस्ट 2.5 गुना होते हुए नजर आए हैं, 6.7% से बढ़कर 15.4%। साथ ही प्रताप स्नैक्स यहाँ पर नंबर्स मिले जुले मैं कहूंगा, क्योंकि मुनाफा जो है वो 44% भले ही बढ़ा है, 13.7% से बढ़कर 20 करोड़ के करीब, पर मार्जिन आप देखिए यहाँ पर डिप आता हुआ दिखा है, 7.3% से घटकर 4.4%। कानोरिया केमिकल्स यहाँ पर नंबर्स जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट से दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुनाफा जो है 9.9, घाटा जो है 9.9 करोड़ का घाटा था, इस बार 9.3 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। पर मार्जिन ऑन द फ्लिप साइड बेहतर साइड पर दिखे हैं, 3.5% से बढ़कर 6.5% पर। गल्फ ऑयल यहाँ पर नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मुनाफा 25% गिरकर 36 करोड़ रहा है और मार्जिन अगर आप देखें तो 12% से बढ़कर 19% हो गए हैं। पर नेट अगर आप देखेंगे तो कामकाजी मुनाफा और सेल्स में आपको 17 से 26% की फॉल दिखेगी। और अंत में टेक्स मैको रेल, यहाँ पर नंबर्स वीकर साइड पर दिखे हैं। मुनाफे से घाटे में एक कंपनी आई है, 32 करोड़ का मुनाफा था, 104 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। और आई भी जो है 33% डिक्लाइन होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे कैश स्टॉक्स हैं जिन पर नज़र रखनी पड़ेगी आज नतीजों के रिएक्शन पर। चलिए पूजा भी हमारे साथ है, जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से करेंगे। अब आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए नए नियम जारी कर दिए और एनबीएफसी के तर्ज पे ही कुछ कड़े नियम यहां पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए लाए गए हैं। काफी सारे नियम थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम आपको बता देते हैं। 500 करोड़ से ज्यादा एसेट वाली कंपनी अब सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाएंगी। रियल एस्टेट लेंडिंग जो भी वो कर रही हैं उसका 75% इंडिविजुअल हाउसिंग लोन होना चाहिए, तभी वो एचएफसी कहलाएंगी, वरना वो एनबीएफसी के श्रेणी में जाएंगी। और यहाँ पर हाउसिंग और नॉन हाउसिंग लोन के लिए भी डेफिनेशन बनाए गए। यहाँ पाया गया था कि काफी सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डेवलपर्स को भी लोन देते थे, तो अगर आप वो डेवलपर्स को लोन दे रहे हैं तो वो डेवलपर्स की कैटेगरी में आएंगे, ना कि इंडिविजुअल हाउसिंग लोन की कैटेगरी में। तो ये कुछ नए नियम है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर यहाँ पर सख्ती करने की कोशिश की जा रही है, तो आप इन तमाम कंपनियों पर नजर रखिए। टेलीकॉम कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी। चीन के द्वारा जो भी डील हुई थी और जो भी इक्विपमेंट वहां से सप्लाई होते हैं उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। टेलीकॉम मंत्रालय ने बीएसएनएल, एमटीएनएल समेत सभी निजी कंपनियों को ये आदेश दिया है। पुराने टेंडर अब रद्द हो चुके हैं और जो नए टेंडर लाए जाएंगे उसमें चीन की कंपनियां पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगी। तो आज इन कंपनियों पर नजर रखिए। इंडिया सीमेंट से जुड़ी भी खबर आ रही है। राधाकिशन दमानी ने कंपनी के मैनेजमेंट कंट्रोल लेने की जो खबर निकल कर आई थी उसका खंडन किया है और यहाँ पर खबरें थी कि राधाकिशन दमानी कंपनी का कंट्रोल लेने पर विचार कर रहे हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन आया है इंडिया सीमेंट के संदर्भ में। केमिकल कंपनियों पर भी नजर रखिए। यहाँ पर भी चीन से सस्ते केमिकल डाई के इम्पोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार किया जा रहा है और ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की अर्जी दी थी ये
एनबीएफसी की तरफ से दी गई थी। तो आज इस स्टॉक पर नजर रखिए। हेक्सावेयर भी फोकस में रहेगा। 20 जून को कंपनी की बैठक होगी, बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि डीलिस्टिंग प्रस्ताव से जुड़े जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस हैं उस पर विचार किया जाएगा। तो 20 जून एक अहम दिन होगा हेक्सावेयर के लिए। कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 12 लाख करीब 12.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। हिस्सेदारी करीब 0.96% बैठती है और प्रमोटर ने करीब 16 लाख शेयर्स यहां पर 1080 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने तो खरीदारी की है, लेकिन उसके सामने एसबीआई म्यूचुअल फंड भी खरीदारों की श्रेणी में शामिल है। कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग भी हुई है। प्रमोटर्स की तरफ से भी कुछ खरीदारी और बिकवाली दिखी गई है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो प्रमोटर ने 16 जून को 3 लाख शेयर्स की बिकवाली की है और अपोलो टायर्स में भी प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है। 12 जून को करीब 3.5 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं प्रमोटर्स की तरफ से। बिल्कुल, तो काफी सारा कल फंड एक्शन भी हमने देखा और इसके अलावा भी खबरों के दम पर काफी स्टॉक्स पर रिएक्शन होगा। देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए नतीजों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आईजीएल के नतीजे आए थे, उसके ऊपर देखने की ढेर सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आती हुई देखिए। सबसे पहले सीएलएसए की रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया, लेकिन लक्ष्य जो है 570 से घटाकर 525 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि एबिटा जो कंपनी ने रिपोर्ट किया इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। साथ ही जो वॉल्यूम्स में गिरावट है उसको मार्जिन्स में जो बढ़त है उसने ऑफसेट कर दिया है। मैक्वायरी ने तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर अब न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य दिया इन्होंने 485 का। ये कह रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बिल्कुल उचित नजर आती है, यानी यहाँ से कुछ ज्यादा अपसाइड या स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। ब्रोकरेज हाउसेज में सबसे कम लक्ष्य क्रेडिट स्विस ने दिया केवल 410 रुपए का। इसके अलावा अगर आप देखें तो इप्का लैब्स के भी नतीजे आए थे। सीएलएसए की रिपोर्ट है, यहाँ पर बिकवाली की राय को बरकरार रखा गया है और लक्ष्य 1360 से घटाकर 1230 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि नतीजे बेहद कमजोर देखने को मिले। इसके अलावा इप्का लैब्स पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1299 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है, इसके लिए स्टॉक के अंदर भी ये ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक और नतीजे आए थे एचईजी के, यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए। 910 रुपए कल की क्लोजिंग है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टॉक की वैल्यूएशन अगर आप देखें तो काफी ज्यादा आकर्षक नजर आ रही है, काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। कंपनी के पास पर्याप्त कैश है और बैलेंस शीट बेहद मजबूत नजर आ रही है। दीपांशु, ये कुछ नतीजों के दम पर स्टॉक्स है जहां पर फोकस रखना होगा। बिल्कुल, तो नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, बट कुछ अन्य स्टॉक्स भी हैं ब्रोकरेज रेडार पर, वो कौन से हैं आशीष? बिल्कुल, क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, कंज्यूमर सेक्टर पर एक नोट आया है और यहाँ पर देखिए काफी दिग्गज कंपनियों के जो लक्ष्य हैं उसमें कटौती की और कारण ये कह रहे हैं कि बड़े शहरों में जो कोरोना वायरस है अब वो तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में लोग जो है सिर्फ जरूरी सामान ही खरीद रहे हैं। कंज्यूमर पूरे स्पेस पर अगर आप देखें तो काफी ज्यादा दबाव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स को भी यहाँ पर इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल से रेटिंग बदलकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी जा रही है। लक्ष्य 2150 से घटाकर 2000 रुपए कर दिया है। जुबलेंट फूडवर्क्स पर भी रेटिंग को डाउनग्रेड किया, आउट परफॉर्म की रेटिंग बदलकर ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 1625 रुपए पर बरकरार रखा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 615 से घटाकर 575 कर दिया है। और अंत में पिडिलाइट यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1170 से घटाकर 1100 कर दिया है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, करते हैं हमारे सभी मेहमानों को शामिल बिगुल पिक ऑफ द डे का। आइए, एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, कुणाल सरावगी, राकेश बंसल, विकास सेठी साहब और संदीप वागले साहब। आप सबका स्वागत है। बंसल जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। पिक ऑफ द डे क्या है आज आपका स्टॉक? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा तो आज भी नोटा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है तो नोटा का प्रयोग करूंगा, बट ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है। एक जानदार शानदार निवेश का स्टॉक ढूंढा हुआ है, उसको देंगे अनिल जी 10 की कमाई पर। अब वो 10 की कमाई 10 बजे देते हैं कि पहले देते हैं, ये डिपेंड करता है कुणाल जी के कंधों पर। अगर कुणाल जी के कंधे एक्स्ट्रा जिम्मेवारी लेने को रेडी होंगे तो 10 बजे से पहले आपसे अनुरोध करूंगा बिगुल बजाने के लिए।
समय पर ही एक निवेश का स्टॉक देंगे। एज ऑफ नाउ पिक ऑफ द डे के लिए नोटा है। ये गजब है आपका मंसिल, ये 10 की कमाई में तो वैसे भी देते ही ये स्टॉक, अदरवाइज भी एक स्टॉक आपने दिया भी नहीं और हमें बोलने भी नहीं दिया कि आप स्टॉक नहीं दे रहे हैं, नोटा दबा दिया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने बोला है कि कोई बहुत बेहतरीन स्टॉक आने वाला है, तो चलिए आपके नोटा के साथ हम हैं। ओके कुणाल जी, आपकी पिक बताइए सर। अनिल जी, मैं भी राकेश जी की तरह नोटा का प्रयोग करूंगा और उसकी वजह अनिल जी यह है कि मार्केट अनसर्टन लग रहे हैं। स्टॉक्स तो कई सारे हैं अनिल जी जिनमें कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन क्योंकि बाजार मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, इसलिए इन स्तरों पर कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिस पर कन्विक्शन के साथ आप बाय करके चलें। तो बाजार खुलने तक का इंतजार करेंगे अनिल जी। उसके बाद जैसे राकेश जी ने कहा, कई सारे दमदार स्टॉक्स हैं जिन पर मेरी और राकेश जी की नजर है, तो वो आने वाले हैं, तो बिल्कुल वेट करें। वागले साहब, आप भी इन दोनों से इंस्पायर्ड हैं या फिर आप कोई कॉल देना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मैं सेल कॉल देना चाहता हूँ। एक्साइड इंडस्ट्रीज में मुझे वीकनेस दिखाई देता है। 148 का क्लोज है, 153 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 1 से 2 दिनों के व्यू से मुझे 138 तक की डाउनसाइड दिखाई देती है, जो एक 10 रुपए नीचे के लिए एक 7-8% की डाउनसाइड है। ओके, तो वागले साहब को शॉर्ट करना है एक्साइड, 148 के आसपास बेचेंगे, 153 का स्टॉप लॉस है, 153, 138 का टारगेट। स्वागत करते हैं सेठी साहब का भी। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक्स तो कमाल। कल परसों आपने दिया था ना इंसेक्टिसाइड, जो कल काफी तेजी से भागा था। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, आपकी मेमोरी को दाद देनी पड़ेगी और आपने ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी उसका जिक्र किया था, जो परसों शाम के शो में, ट्यूसडे शाम को मैंने इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को रेकमेंड करा था और कल इसमें करीबन 7-8% की तेजी बिल्कुल बनी थी। बहुत ही अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया तो इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, या कोई भी गिरावट आती है तो खरीदारी करनी चाहिए। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, बाजार में थोड़ा कॉशियस तो रहने की जरूरत है, बिकॉज देखिए, एक तरफ तो हमारी नजर रहेगी एलएसी के ऊपर, जो इंडिया चाइना का फेस ऑफ है, वहां से किस तरह की खबरें आती है। बिकॉज जो इंटरनेशनल क्यूज है वहां पे हमने पिछले 2-3 दिनों से ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज जब सोमवार और मंगलवार को दुनिया भर के बाजारों में एक बहुत ही शानदार तेजी थी, तो हमारे यहाँ पे हमने गिरावट देखी, जिसका कारण यही था कि इंडिया चाइना जो टेंशन है उससे किस तरह की खबरें आती है, तो वहां पे एक नजर रहेगी। और दूसरी, आज जो एक अहम खबर है एजीआर ड्यूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना है, तो वो कैसा आता है, और उसके ऊपर टेलीकॉम स्टॉक्स और खास और ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग स्टॉक्स के लिए वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो उस लिहाज से थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बट फिर भी मुझे लगता है घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बिल्कुल रहेंगे, तो यहाँ पे भी बिल्कुल मौके बनेंगे और आज भी खरीदारी करने की सलाह है। और पिक ऑफ द डे के तौर पे मैं 2 स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा, एक तो कैश मार्केट से और एक F&O से। जो कैश मार्केट का स्टॉक है वो आज बिल्कुल मुझे लगता है स्टॉक ऑफ द डे रहेगा। स्टॉक का नाम है ITI। कल एक शानदार तेजी दिखी थी और कल जो देर शाम जो खबरें आई कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कहा है जो भारतीय टेलीकॉम कंपनीज है, जैसे MTNL है, BSNL है, इवन प्राइवेट कंपनीज को, कि वो जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स है वो चाइनीज इक्विपमेंट्स को बैन करेंगे, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ITI जैसी कंपनी को होगा। और वैसे भी फंडामेंटल्स अच्छे हो गए हैं, वाकई में एक असल अगर देखें तो रियल सेंस में इसका टर्न अराउंड हुआ है कंपनी का। और मुझे लगता है इस स्टॉक में आज 100 तक के लेवल्स तो डेफिनेटली होने ही चाहिए, बट मुझे लगता है उससे ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है, तो यहाँ पे कोई भी मौका मिले तो खरीदारी करें। और F&O स्पेस से भी मैंने न्यूज बेस्ड स्टॉक को पिक किया है, कंपनी का नाम है BHEL भेल। ये स्टॉक भी कल परसों इसके नतीजे आए थे, नतीजे डिसअपॉइंटिंग थे, स्टॉक में एक भारी गिरावट आई है, बट मुझे लगता है कल जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए और जो एक मुहिम चल रही है बॉयकॉट चाइना या बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, और जिसके ऊपर कल हमने देखा वेदांता वाले अनिल अग्रवाल जी का भी स्टेटमेंट था ट्विटर पे कि भेल जैसी कंपनी को बिल्कुल प्रोत्साहन देना चाहिए, पावर प्रोजेक्ट्स में इनके ही प्रोडक्ट्स, इनके इक्विपमेंट्स यूज होने चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही अच्छे लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है और आज इसमें शानदार तेजी बनेगी। और जो बॉयकॉट चाइना का जो मुहिम है उसका असर हमने कल भी देखा। ओप्पो जैसी जो एक चाइनीज लीडिंग स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने भी अपना एक स्मार्टफोन जो कल लॉन्च होना था भारत में ऑनलाइन, उसको रद्द किया है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है इस थीम पे काम करना चाहिए और इन दोनों स्टॉक्स में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। ओके, एक्चुअली आज ये स्टॉक मैं भी सोच रहा था कि सुबह स्टॉक ऑफ द डे या आज का हीरो में रिकमेंड करूँ, फिर मुझे लगा कि दोनों ही बड़े गैप से खुलेंगे, ये निश्चित है। तो उस हिसाब से फिर मेरे ख्याल से ITI कल
सुमित जी ने सैटेलाइट के तौर पर रिकमेंड किया था, अगर मुझे याद है। जी हाँ, सुमित जी ने 85 से 86 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, 81 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 91 और 96 ये 2 टारगेट सुमित जी ने कल लिए थे, वो आज आने तय हैं। लेकिन एनीवे दोनों ही स्टॉक आज मजबूती के साथ ट्रेड करेंगे, इसमें कहीं कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन पिक्स सेठी साहब ने आपको दी। आइए राजेश पालिया साहब हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी 2 पिक दूंगा मैं, एक एफ&ओ स्पेस से और एक कैश सेगमेंट से पिक ऑफ द डे में। तो पहली पिक जो रहेगी बाटा इंडिया रहेगी, शॉर्ट साइड का ट्रेड हम इसमें इनिशिएट करेंगे। जिस तरीके का सेटअप है बाटा में, सप्लाई हायर साइड में देखने को मिल रहा है, तो बाटा को हम शॉर्ट करके चलेंगे यहाँ पे 1319 के आसपास ये कल क्लोज हुआ फ्यूचर में। सो 1332 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1295 के टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाटा इंडिया में हमें लगता है कि इसमें प्रेशर देखने को मिलेगा और ये नीचे में 1295 के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। जो दूसरा स्टॉक है वो कैश सेगमेंट का है, वो है एस्टर डीएम। अगर हम ये स्टॉक में देखें तो पिछले लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में काफी बड़ी वॉल्यूम एक्शन देखने को मिली। डेली वीकली चार्ट पे एक बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एस्टर डीएम को 121-118 ये रेंज में बाय करेंगे, 116 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है इसमें 130 से 132 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो एस्टर डीएम कैश सेगमेंट से बाय करने की सलाह रहेगी, एफ&ओ सेगमेंट से बाटा इंडिया पे शॉर्ट की सलाह रहेगी। ओके, परसों एस्टर डीएम भी सुमित जी ने सैटेलाइट के तौर पर दिया था, स्टॉक तुरंत ही भाग गया था और अब 121-22 के आसपास खरीदने की राय राजेश जी की भी है। 132-130 के आसपास के टारगेट के लिए आपको करनी है तेजी। लेकिन आज के सेशन में बहुत कुछ खास होने वाला है। पहला तो ये कि सुबह 10:30 बजे हमारे साथ आनंद राठी साहब जुड़ेंगे, तो उनसे हम बाजार और सेक्टर्स और नई थीम्स पर बातचीत करेंगे, आगे उनका क्या डायरेक्शन है बाजार को लेकर। उसके अलावा बसीन साहब तो आपके साथ होंगे 10 बजे, जो आपको देंगे आज के लिए फिर से बेहतरीन पिक्स। लेकिन एक और खास पेशकश है जो मैं आपको बता भी रहा था कि कल से करने की शुरुआत होनी थी, लेकिन कल के बजाय वो शुरुआत आज से हो रही है और वो है मालामाल वीकली। आज सुबह 9 बजे बाजार खुलने से पहले आपको वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया मिलेगा जो दिखा सकता है कमाल। मालामाल वीकली ये होगा वो अगला स्टॉक जहां पर आप कर सकते हैं तेजी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स बताए जाएंगे सुबह 9 बजे। आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे मालामाल वीकली, तो वो एक बेहतरीन शेयर होगा जो आज से आप देख सकते हैं। इस बीच किरण जादव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। किरण जी आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग सर, बताएं अपनी पिक आज की। अनिल जी मेरा भी आज नोटा ही रहेगा। मार्केट बहुत 4 दिन से इनडिसिसिव मोड में है, तो आइदर साइड में ब्रेकआउट आने के बाद ही एक बड़ा मूव आएगा, तो मैं इसकी राह देखना पसंद करूंगा। ओके, चलिए सब लोग ऐसे ही मन बना के आए कि कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। चलिए कोई बात नहीं, बाजार खुलने के बाद बहुत कुछ होगा, ये बात तय है। आइए अब उसी पर फोकस करते हैं। मुथूट फाइनेंस बेहद शानदार नतीजे पेश किए कल बाजार बंद होने के बाद और अच्छी तेजी के साथ स्टॉक दिख भी रहा है। राजेश जी बताएं इसके चार्ट देखकर क्या खरीदना चाहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल अनिल जी, सेटअप के हिसाब से स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और जिस तरीके से इसमें हायर साइड पे वॉल्यूम एक्शन और एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, मुझे लगता है बिल्कुल इसको बाय करके चलना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है एफ&ओ के हिसाब से, वो स्टॉप लॉस बनता है 975 के आसपास। लेकिन स्टॉक का सेटअप जिस तरीके से हमें लग रहा है कि ये टारगेट यहाँ से 1030 1040 तक भी जाने का पोटेंशियल रखता है, तो बिल्कुल मुथूट फाइनेंस में बाय करके चलेंगे। 975 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1030 1040 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस पर खरीदारी करने की राय। आइए आईजीएल, मिले जुले से नतीजे, न बहुत अच्छे न बहुत कमज़ोर, मार्जिन्स अच्छे हैं लेकिन मुनाफा और आय थोड़ी सी उम्मीद से कम रही है। किरण जी इसके चार्ट्स देखकर इसकी रेंज बता दें, अगर ट्रेड ना भी हो तो चलेगा, किस रेंज में स्टॉक ट्रेड करना चाहिए, ऊपर नीचे क्या रहेगा? देखिए बहुत सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और मेरा मेक और ब्रेक लेवल इसके लिए 485 486 लेवल्स रहेंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो हम बाय करने की सलाह देंगे। मुझे लगता है इसकी ये लेवल्स टूटते ही हम 500 और 508 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। ऑन द लोअर साइड काफी बड़े सपोर्ट जोन है और डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। पहला 462 से लेके करीबन 450 के लेवल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मेरा मानना है कि नीचे के स्तर में बाय करने की चेष्टा करनी चाहिए और जैसे मैंने कहा जो लेवल ब्रेक होती है 485 की, उसके ऊपर तो तेजी बिल्कुल बनती है। बिल्कुल, तो नजर रखते हैं आईजीएल पर। नतीजों के दम पर ऑफ कोर्स रिएक्शन जरूर आएगा यहाँ पर।
सेठी साहब, कमिंस इंडिया काफी कमजोर नतीजे आए इसके। अनुमान तो था कमजोर नतीजों का, पर उससे भी काफी कमजोर आए, और एक अनुमान था कि शायद एक्सपोर्ट मार्केट से थोड़ा सहारा मिले, पर वहां पर भी हमने भारी गिरावट देखी, और डोमेस्टिक मार्केट में भी 20-22% की गिरावट रही परफॉर्मेंस की। स्टॉक की परफॉर्मेंस वैसे अच्छी रही है, पर क्या इन नतीजों के दम पर बिकवाली देखते हैं? किस तरह से वैल्यू करेंगे इसे? बिल्कुल दीपांशु, देखिए वैसे एक बहुत ही शानदार कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एक अच्छे कैपिटल गुड्स के स्पेस में है। बट आज जो ये नतीजा आया है उसके ऊपर मुझे लगता है एक नेगेटिव रिएक्शन बिल्कुल इस स्टॉक पे आना चाहिए, और वो एक मौका होगा खरीदारी करने का। मुझे लगता है गिरावट में इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने की चाहिए। सेठी साहब, कैश स्टॉक से जेके सीमेंट यहां पर बेहतरीन नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय एकदम फ्लैट थी, बट कामकाजी तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस रही, मार्जिन्स भी यहां पर एक्सपैंड हुए हैं इनके, और काफी एक्टिव रहते हैं ये जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट दोनों। किस तरह से देखेंगे जेके सीमेंट को? बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही शानदार नतीजा है, और खास करके मार्जिन्स में जो 440 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट बहुत ही रिमार्केबल है। और इस स्टॉक को अगर आपको याद हो 2-3 वीक पहले मैंने 1150 के लेवल पे इस स्टॉक को रेकमेंड करा था, वहां से एक अच्छी तेजी बनी, और इसके साथ साथ जब जेके लक्ष्मी सीमेंट के भी नतीजे आए थे, वो स्टॉक करीबन 190-200 के आसपास था, तो वहां पे उस स्टॉक को भी रेकमेंड करा था, वहां से शानदार तेजी बनी है। मुझे लगता है सीमेंट एज ए सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है, और मुझे लगता है यहाँ से जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट, बिरला कॉर्प और बाकी भी जो मिड साइज सीमेंट कंपनीज है बहुत ही अच्छा करनी चाहिए। तो इन सब स्टॉक्स पे बुलिश हूं। हालांकि आज ये स्टॉक गैप अप खुलेगा तो वहां पे फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, बट कोई भी गिरावट आती है तो जेके सीमेंट में मीडियम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदारी करें। और यहाँ दीपांशु एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी जो कैश मार्केट की लिस्ट होती है उसमें जैसे मैंने आईटीआई का जिक्र किया, उसमें एक स्टॉक जेके सीमेंट भी था जो आज बिल्कुल रडार पे होना चाहिए। इसके अलावा 3 स्टॉक्स और मैं चर्चा करना चाहूंगा। जो एक स्टॉक और मुझे पसंद आ रहा है आज के लिए वो है मिधानी। मुझे लगता है बहुत ही शानदार कंपनी है, और जो ये पूरा फोकस चल रहा है डिफेंस स्पेस पे, एरोस्पेस पे, तो ये मिश्र धातु निगम एक स्पेशलाइज्ड एलॉय स्टील बनाती है जो कि इन सब सेक्टर्स में काम आता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, तो इस स्टॉक में भी आज एक तेजी नजर आती है। फिर ईआईडी पेरी, जो कि मैंने, कुणाल जी ने, अनिल जी ने 2 सप्ताह पहले रेकमेंड करा था, अराउंड 190 के आसपास शानदार तेजी बनी थी। अब ये स्टॉक वहां से काफी अच्छा चल चुका है, बट जिस तरह से कल हमने कोरोमंडल इंटरनेशनल में एक शानदार तेजी देखी जिसमें ये कंपनी 60% के करीब हिस्सेदारी रखती है, और प्लस शुगर सेक्टर के लिए भी काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। मुझे लगता है ईआईडी पेरी यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड देगा, तो इस स्टॉक को भी कोई भी गिरावट, आज अगर बाजार खराब खुलते हैं स्टॉक नीचे मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। और फाइनली वर्लपूल भी मुझे पसंद आता है, हालांकि इसके आज नतीजे हैं, थोड़ा वोलेटाइल बिल्कुल रह सकता है, बट एक शानदार कंपनी है, और मुझे लगता है इस स्टॉक को भी आज बिल्कुल रडार पे रख के अगर गिरावट के साथ खुलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ये है ईआईडी पेरी, बेहतरीन स्टॉक जहां पर कर सकते हैं आप खरीदारी।